फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र सफ़र कामयाबी तक। तो दोस्तों, हम लोग बिहार एसआई मेंस की एग्ज़ाम को देखते हुए केबीसी नैनो पब्लिकेशन से प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। और दोस्त, इस वीडियो को आप एक एग्ज़ाम की तरह अटेम्प्ट लेंगे। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए गए हैं, तो वहाँ से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद वीडियो को देखिए और आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बताइए, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए अपने आज के इस बेहतरीन सेशन को। और जहाँ पे यूजफुल डिस्कशन होगा दोस्तों, हम करने का प्रयास करेंगे और मुख्य पॉइंट्स को मैं बतलाने का आपको प्रयास करूँगा। यदि आपको वीडियो थोड़ी स्लो लगे तो आप स्पीड बढ़ा कर करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स चैप्टर में, है ना, कि हीरा चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अतः इसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर का। अब देखिए, हीरा के साथ साथ प्रकाशीय तंतु, कांच में पड़ी दरारें या टूटी हुई कांच का जो किनारा है वह चमकता है। सभी के सभी यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ही चमकते हैं। हीरा के संदर्भ में दो तीन बातें ये आपको याद रखने चाहिए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। हीरा का क्रांति कोण 24 डिग्री होता है, 24 डिग्री होता है। अच्छा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संदर्भ में कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या, है ना, और इसके क्या शर्त होते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त को आप जान गए तो इसका डिफिनेशन आप जान जाएंगे, है ना। अब देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। और दूसरी बातें हैं, उससे भी पहली बात हम करें तो इसमें प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से, है ना, विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। और कब लौटती है? जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और इस जगह पे आपको क्या करना है, युग्म को सुमेलित करने हैं। एक तरफ हार्मोन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके कार्य दिए गए हैं। अब देखिए, इंसुलिन हार्मोन, तो इसका कार्य क्या है? तो रक्त शर्करा का क्या करना? नियंत्रण करना। मेलाटोनिन का कार्य है निद्रा का नियंत्रण करना। ऑक्सीटोसिन, जो कि आपने सुना होगा खटाल वाले से, है ना, कि वह जो भैंस होती या फिर गाय होती, तो उन्हें क्या करते हैं, सुई दे कर 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 करके और उनसे दूध लिया करते हैं। तो स्तन ग्रंथि से दूध का निस्तारण करने के लिए ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है। और अगला है क्या? गैस्ट्रीन। तो गैस्ट्रीन का कार्य है दोस्तों, जो कि रक्त रक्त का नियमन नहीं, बल्कि गैस्ट्रीन का जो कार्य है वह पाचक हार्मोन के रूप में है। यानी यह भोजन को पचाने का यह कार्य करता है। अतः आपका यह तीनों का तीनों ऊपर का सुमेलित है, जबकि यह गैस्ट्रीन वाला सुमेलित नहीं था। अतः आंसर इसका डी हो जाएगा। गैस्ट्रीन याद रखेंगे, यह पाचक रस के रूप में यह यूज होता है। आगे जरा देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक अम्ल, है ना, कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है? तो आपने एक भी चीज याद रखा होगा, केला और अंगूर जनरली 10th 12th में हमें केमिस्ट्री वाले बुक में देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन आपने इमली को तो जरूर पढ़ा होगा, है ना। तो इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? टारटेरिक एसिड पाया जाता है। इसी से आप आंसर कर सकते थे। तो याद रखेंगे, अंगूर, इमली, केला, इनमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। जबकि एसेटिक एसिड की बात करें तो यह सिरका में पाया जाता है। 3 से 4% एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें दोस्तों, तो 3 से 4% एसेटिक अम्ल को हम सिरका कहते हैं। तो क्वेश्चन कहेगा कि सिरका में कौन सा एसिड? तो यहाँ पे एसेटिक एसिड। सिट्रिक एसिड, जो कि आपका सिट्रस फ्रूट अर्थात खट्टे फलों में होता है, जिसमें आपके क्या आपके आ जाएंगे, संतरा आ जाएंगे, है ना, संतरा इसी के अंतर्गत, और नींबू आ जाता है सिट्रिक एसिड के अंतर्गत। जबकि लैक्टिक एसिड किस में पाया जाएगा? तो यह आपको दूध में मिलेगा, साथ ही दही में लैक्टिक अम्ल ही मिलता है। एक चीज और याद रखेंगे कि लैक्टिक अम्ल का स्राव उस समय भी होता है जब हम तेजी से क्या दौड़ रहे होते हैं, है ना। तो लैक्टिक अम्ल हमारे पैर में यह जमा हो जाता है, जिसके कारण से हमारा जो पैर है वह क्रैम्प करता है अर्थात दर्द देता है। तो उसमें भी वह लैक्टिक अम्ल ही होता है। आगे जरा देखिए, पित्ताशय। पित्ताशय हम किसे बोलते हैं? यह गॉल ब्लैडर है, जहाँ पे पीत जमा हो जाता है में उपस्थित पत्थर,
निम्नलिखित में किसका पाचन प्रभावित करता है? तो देखते हैं हम क्वेश्चन को। अब जरा देखिए यहाँ पे, प्रोटीन के पाचन को प्रभावित करता है वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या न्यूक्लिक अम्ल का? तो दोस्तों यह जो है, जो गॉल ब्लाडर अर्थात पित्ताशय में उपस्थित जो पत्थर होते हैं, वह न्यूक्लिक एसिड को है जो पचने नहीं देता है। बाकी इनका पाचन की हम बात करें तो इनका पाचन ही अलग अलग जगहों पे हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट तो यह मुंह में ही पचता है ना, बचा हुआ चीज पेट में पच जाता है, आमाशय में पच जाता है। उसके बाद प्रोटीन है जो आपका आमाशय में पचता है। वसा जो है तो बस आपका लीवर में पचता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल को यह पचने नहीं देता है, अर्थात यानी न्यूक्लिक एसिड का पाचन प्रभावित होता है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर के कारण। आगे जरा देखें, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसका कारण यह है कि दोस्त इसमें कंफ्यूज लोग कर जाते हैं। तो कंफ्यूजन से यदि आपको बचना है तो मुख्य पॉइंट्स को आपको नोट करने चाहिए। अब जरा देखिए, यहाँ पे एक तरफ प्रदूषक दिया हुआ है, दूसरी तरफ होने वाली बीमारी है। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि पारा से कौन बीमारी है और कैडमियम से कौन बीमारी है। तो ऐसी अवस्था में इन जो कुछ कुछ प्रश्न इसमें आएंगे, और मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन मुझे पर्सनली कंफ्यूज करते हैं, है ना, तो उन पॉइंट्स को मैंने जनरली अनुभव किया है कि अन लोगों के लिए भी वह कंफ्यूजन का क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको कोट करने का प्रयास करूंगा कि यह क्वेश्चन पे आप ध्यान दें ज़्यादा, है ना। तो पारा है जो मिनीमाटा बीमारी, इससे होती है। उसके बाद कैडमियम से इटाई इटाई होती है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। जबकि फ्लोराइड आयन से अपच नहीं, फ्लोराइड आयन से आपका जो दांत है, दांत का जो उजला वाला परत आप देख पा रहे होंगे, है ना, अपनी आईना में, तो उजला वाली जो परत है जिसका नाम क्या है, इनामेल, वही प्रभावित होता है और वही उसी में क्षरण आने लगता है, जिसे फ्लूरोसिस के नाम से जानते हैं। किससे? फ्लूरोसिस नामक बीमारी से उसे जाना जाता है। तो याद रखेंगे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इन तीनों को ऊपर का याद रखेंगे और फ्लोराइड आयन याद रखेंगे दांत के संदर्भ में। मिर्च की तीक्ष्णता, मिर्च की तीक्ष्णता यानी मिर्च जो हम खाते हैं जब, तो हमें तीक्ष्ण लगता है, कड़वी लगती है। तो यह किसके कारण से, किसकी उपस्थिति के कारण से? तो दोस्तों याद रखेंगे, यह कैप्सेसीन के कारण से है। यह कैप्सेसीन की उपस्थिति के कारण से हमें तीक्ष्ण लगता है। जबकि हम बात करें तो आंसर तो आपका बी हो गया। जबकि लाइकोपिन के उपस्थिति के कारण से आपको पता होगा कि इसके कारण से टमाटर का रंग लाल होता है। कैरोटीन के कारण से गाजर का रंग या पीला, जबकि एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण से, और भी कैरोट अर्थात गाजर को आपने देखा होगा लाल, तो लाल कहे तो एंथोसाइनिन गाजर में, और कैरोटीन के कारण से यह पीला होता है। अच्छा, एक चीज और मुझे यह बात यहाँ पे याद आ रही है, आपकी जीभ है। तो जीभ में स्वाद जो कलिका होती है, उसमें जगह जगह के अकॉर्डिंग स्वाद का मीन्स जगह फिक्स होता है, जिसमें आगे बोला जाता है कि आगे तो यह मीठा मीठा का अनुभव हम आगे से करते हैं, ज्ञानेंद्रियां का पार्ट है। इस साइड वाला जो है, यहाँ से सॉल्टी अर्थात नमकीन का अनुभव करते हैं। जबकि जबकि हम बात करें तो यहाँ वाला जो पार्ट है, यहाँ से हम सोर अर्थात खट्टा का अनुभव करते हैं, और जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ से हम कड़वा अनुभव करते हैं, है ना। कड़वा यानी कहने का मतलब बीटर अनुभूति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन है? अब देखिए दोस्त, आपने पढ़ा होगा विटामिन ई के संदर्भ में और इसके सोर्सेस के बारे में, तो इसका आंसर आप सही कर पाएंगे। और विटामिन ई का सबसे प्रमुख स्रोत के रूप में हरी सब्जी और अंकुरित जो गेहूं होता है वह होता है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं अंकुर का तेल जो होगा वह विटामिन ई का सबसे बेहतर स्रोत होगा। और याद रखेंगे कि विटामिन ई का आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो टोकोफेरॉल, क्या, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। उसी प्रकार से विटामिन ए का भी पूछा जा सकता है, तो रेटिनॉल,
विटामिन बी पूछा जा सकता है, आपका एस्कॉर्बिक विटामिन सी पूछा जा सकता है, एस्कॉर्बिक एसिड, बाकी B1 B2 B3 इन चीज़ों को आप एक साथ अपने रूम में टेबल बना कर करके साट दीजिए अपने सामने, क्योंकि इनकी चीज़ें जो हैं हमें बार बार कंफ्यूज करती है। तो चीज़ याद ही रहती है, वह एग्ज़ाम के प्रेशर में काम आती है। समझा हुआ तो आता ही है, लेकिन एग्ज़ाम के प्रेशर में जो चीज़ें याद रहती है वही काम आती है। इसलिए इन चीज़ों को एकदम से रट जाए दोस्तों, है ना। इसमें समझने का अब कोई स्कोप नहीं बचा हुआ है कि हाँ विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल ही क्यों कहते हैं, उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो पॉइंट को सीधा याद रखिएगा, है ना। तो विटामिन जितने भी हैं, विटामिन को अच्छे से कर लीजिए। मुझे ऐसा मतलब लग रहा है कि आप लोग को यह चीज़ें क्लियर नहीं होगी विटामिन के संदर्भ में। तो चीज़ों को याद रखिए, आंसर कीजिए, आगे बढ़िए। आगे जरा देखिए, मस्तिष्क जो है हमारा वह किसके लिए जिम्मेवार है। ऑप्शन पढ़िए। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए, शरीर को संतुलित रखने के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। यह तो कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई भी आंसर कर सकता है ना। कि जितना भी कंट्रोल है, सभी के सभी कंट्रोल सिस्टम किसके पास है, मस्तिष्क के पास। अर्थात मस्तिष्क सोचने, हृदय गति को नियंत्रित करने एवं शरीर को संतुलित करने के लिए जिम्मेवार है। आगे जरा देखिए, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। यहाँ पे दृष्टि दोष कही गई है, इसका मतलब क्या है, डिफेक्ट इन विजन, यानी देखने में एक समस्या है भाई। इसमें भी बात करी गई है मायोपिया। तो आपने पढ़ा होगा ऐसे कि दृष्टि दोष होता है, जिसमें क्या होता है, तो एक तो होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, और एक होता है एस्टिमैगेटिज्म, जिसे हम हिंदी में अबिंदुकता के नाम से जानते हैं। अब देखिए, तो मायोपिया जिसे हिंदी में बोला जाता है निकट दृष्टि दोष, है ना, निकट दृष्टि दोष। तो आपने पढ़ा होगा, इसे रिलेट किया होगा कि निकट दृष्टि दोष होगा ना, तो निकट की वस्तु दिखाई देगा और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। अतः मायोपिया कहने का मतलब निकट दृष्टि दोष। अतः इसमें क्या होगा, नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और इस बीमारी का एक इलाज है, वह कौन सा लेंस लगा कर करके, कौन सा लेंस लगा कर करके इस बीमारी का उपचार किया जाता है, तो अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस इसमें यूज किया जाता है। और इसमें होता क्या है दोस्तों, कि इसमें नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक गोल इस प्रकार का है, तो इसमें क्या होगा कि जब मायोपिया होती है ना, तो यह फैल जाती है। तो जो रेटिना हमारा है, जहाँ पे इमेज बनता है पर्दा पे, जिस पर्दा बनता है वो तो पीछे चला जाता है। तो यही कारण से यहाँ पे रेटिना पर प्रतिबिंब बन कर करके रेटिना के आगे बन जाता है, तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसमें याद रखिएगा कि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और वस्तु रेटिना के आगे बनता है, और इसके लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। आगे जरा देखिए, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों के द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। तो देखिए, इसी को हम बोलते हैं ENT विशेषज्ञ। ईयर हो गया, नोज हो गया, थ्रोट गला हो गया, इन सब को देखने के लिए कौन सा दर्पण अर्थात कौन सा मिरर, तो कॉनकेव मिरर अर्थात अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। और याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का यूज और भी हजामती दर्पण, यानी जिसमें हम बात करें दाढ़ी बनाने वाला सेविंग मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। साथ ही इसका यूज और कहाँ किया जाता है, तो याद रखेंगे, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें आपका अवतल का यूज होता है। गाड़ी की हेडलाइट की बात मैं कर रहा है ना, जबकि यही कहते गाड़ी का साइड मिरर की बात करें तो पश दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। जबकि समतल दर्पण की हम बात करें दोस्तों, तो यह ड्रेसिंग टेबल, पेरिस्कोप, इन सब में समतल दर्पण का यूज किया जाता है। सजावटी दर्पण के रूप में सब समतल का ही यूज कर लिया जाता है। और समतल में हमेशा वस्तु और जो वस्तु होगा उसकी हाइट और जो इमेज होगी उसकी हाइट, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ये सभी के सभी बराबर होते हैं। आगे देखिए, निम्न में कौन सी राशि है जो अदिश राशि है। तो आपको पता भी होगा कि अदिश राशि हम किसे कहते हैं, जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत हो, और जबकि जिसमें यदि हम दिशा अर्थात डायरेक्शन जोड़ दे तो वह सदिश हो जाता है। तो यहाँ पे बल है, वेग है, और क्या, आपका त्वरण, यह सभी के सभी क्या है, सदिश राशि हैं। जबकि यहाँ दाब जो है आपका कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्लास 9th में एवं 11th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसे एक बार और थोड़ा सा देखने की आपको जरूरत है।
आगे जरा देखिए, वायु में ध्वनि तरंगे होती है। तो देखिए वायु में ध्वनि तरंगे, ध्वनि जो तरंग है वह अनुदैर्घ्य तरंग है, जिसे हम इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव हम कहते हैं। और ध्वनि तरंग की यानी गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम का कौन गमन करता है? लाइट अर्थात प्रकाश, है ना, वह निर्वात में भी गमन कर जाता है। और यह ट्रांसवर्सल वेव है, जिसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और जो प्रकाश है वह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, याद रखेंगे। तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य, जबकि जबकि लाइट जो है अर्थात प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ तरंग है। यह दोनों में अंतर है। और दोनों में समानता क्या है कि ध्वनि एवं वायु दोनों के दोनों ध्रुवीकृत होते हैं, या पोलराइज्ड हो जाते हैं। आगे जरा देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई है। आप खूब इसका यूज करते हैं दोस्तों, है ना। ऐसा आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जो बल्ब लगा हुआ है आपके रूम में, तो उस पर आप देखते हो कि हाँ इतना वाट का, हमने 36 वाट का लगा रखा है ट्यूबलाइट। और भी किसी के संदर्भ में आप अपने आयरन के बारे में बोला करते होंगे, और भी जो भी आपके यहाँ अप्लायंसेस है। तो विद्युत शक्ति किसमें? वाट में इसे हम मापते हैं। यानी विद्युत शक्ति की जो इकाई है यह वाट है। अब देखिए, और भी हम बात करें वोल्ट, तो वोल्ट है जो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, जबकि या विभव का हम कह सकेंगे। और एम्पियर की बात करें तो यह विद्युत धारा का यह एसआई मात्रक है, जबकि कूलाम जो है आपका विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। किसकी? विद्युत आवेश की एसआई मात्रक कूलाम है। नीला थोथा, नीला थोथा, तो नीला थोथा का जो सूत्र होता है दोस्तों वह कॉपर सल्फेट, है ना, CuSO4 इनटू यहाँ पे जो क्रिस्टल जल का अणु होता है वह 5H2O होता है। तो CuSO4 इंटू 5H2O, यह नीला थोथा जिसे कहा जाता है कॉपर सल्फेट। जबकि आपसे और भी 2-3 प्रकार के थोथा के बारे में, यदि आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एक बुक आपने पढ़ा होगा 7-8 में, है ना, गुरु जी के द्वारा हम लोगों को पढ़ाया गया था, वहीं से यह चीज़ें याद है। जिसमें नीला कसीस, हरा कसीस, जिसमें ब्लू विट्रोल, व्हाइट विट्रोल, इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में याद किया था। तो जिसमें आयरन सल्फेट की हम बात करें तो आयरन, अब याद रखिएगा, इसे बोला जाता है क्या? आपको उजला कसीस यह हो जाएगा। तो इसे याद कैसे रखें कि आयरन वाले को उजला कशिश कहेंगे? तो आयरन पे जब जंग लगा रहता है उसे आप क्या कर दीजिए, स्ट्रेस से रगड़ दीजिए, है ना, तो वह उजला ही तो हो जाता है। तो इसे थोड़ा सा याद रखने के लिए बस आप याद रख सकते हैं FeSO4 इंटू इसमें 7H2 होता है। जबकि जिंक वाले ZnSO4 उसे हरा कशिश बोला जाता है, ZnSO4 इंटू आपका क्या 7H2। बाकी हम बात करें सोडियम सल्फेट तो Na2SO4 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। निकेल सल्फेट कोई काम का ही फार्मूला नहीं है। चलिए, तो इसे बतलाने से भी कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है। तो देखिए दोस्तों, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है। तो धातु मुख्यतः मुक्त स्थिति में यह विद्यमान होती है। और धातु के संदर्भ में हम कुछ बात करें तो आपको 2-3 पॉइंट में ट्रिक के माध्यम से बतलाने का प्रयास कर रहा, जो कि आप समझ पाएंगे। धातु का जो नाम होगा, तो जिस भी नाम में IUM लग जाए, कुछ नाम को छोड़ करके, जैसे हीलियम को छोड़ दीजिए, बाकी आप कोई लीजिए, तो वह जो ईएम वाला होगा ना वह मेटल होगा। जैसे हम बात करें लिथियम की, आपसे कहे बेरिलियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, तो ये सभी के सभी क्या हैं? मेटल हैं, धातु हैं। और धातु जो भी होगा वह कुछ एक को छोड़ कर करके उसके बातम कक्षा में उसके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह 1, 2, 3 होंगे। धातु कठोर होता है, इस बात का भी आपको ख्याल रखने चाहिए। आगे जरा देखिए, यह विद्युत का सुचालक भी होता है, और भी इसके कई प्रॉपर्टीज हैं। चलिए, और एक और याद रखिएगा धातु के संदर्भ में कि पारा अर्थात मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और इसी के काउंटर क्वेश्चन के रूप में हम बात करें तो ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे देखिए, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाए तो कुछ पत्ती पेड़ से अलग हो जाती है। यह किसके कारण से यह होता है? तो दोस्त, आपने ऐसा किया होगा, कहीं आप आम के पेड़ पे चढ़ गए होंगे और आप उसे क्या जोरों से हिलाते हैं ताकि आम गिर जाए, है ना। तो वह तो पहले क्या होता है? पहले क्या होता है? वह विराम में होता है, और आप उसे किस में लाते हैं? गति में लाते हैं।
तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व क्या होता है कि कोई वस्तु यदि विराम में है तो वह विराम में ही रहेगा, यदि गति में है तो गति में ही रहेगा। वह कब तक रहेगा? जब तक कि उस पर कोई बाह्य अर्थात कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, है ना। इसके लिए आपने और पढ़ा होगा कि कंबल में जो धूल होती है, जब हम उसे झाड़ते हैं या फिर डंडा से क्या करते हैं, डंडे से हम पीटते हैं, तो पीटने पर जो धूल निकलती है वह भी जड़त्व का ही उदाहरण है। साथ ही हम क्या, बस में आगे पीछे की ओर जो झुकते हैं वह भी आपका जड़त्व का उदाहरण है। कभी कभी आप क्या खड़े होंगे बीच में ट्रेन में और ट्रेन एकाएक रुकी या चली तो आप गिर जाते हैं, लोग हंसते हैं, है ना। तो वह घटना कौन सी थी? वह जड़त्व के कारण से ऐसी हुआ करती थी। आगे जरा देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अब जरा देखिए, कागज को फाड़िए और एक कागज को जलाइए। कागज को जलाएंगे तो आपको राख मिलेगा, लेकिन कागज को फाड़ेंगे तो उसमें फिजिकल चेंज हो जाएगा, फिर उसे आप यूज कर सकेंगे। कागज है तो उसे बाद में भी कागज ही कहा जाएगा, लेकिन जलाने के बाद वह राख हो जाएगा। अतः हमें तो आंसर 4 में से एक ही करने थे, मिल गया ऑप्शन नंबर ए में ही कागज का जलना, है ना। चलिए, बाकी जो जल से बर्फ में बदल देना या जल में शक्कर को आप घुला दीजिए, इस पे तो खैर क्लास 7 में जब मैं था दोस्तों, इसके लिए प्रयोग भी किया था कि हमें जल, गुरुजी ने बतलाया कि वाटर मिला दो भाई, शुगर मिला दो और उसे जब गर्म करोगे तो फिर से चीनी प्राप्त हो जाएगा। तो हम तो सोचते थे कि चीनी का दाना कुछ इस प्रकार का होता है, कैसे प्राप्त हो जाएगा? गुरुजी तो हमें मूर्ख बना रहे हैं। तो इसके चक्कर में हमने काफ़ी गैस अपना बर्बाद भी कर दिया था, लेकिन उसका स्वरूप है जो बदला हुआ हमें मिला भी था। आगे जरा देखिए, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का यह स्रोत है? तो हम बात करें हाथी गुफा का अभिलेख, यह खारवेल से यह संबंधित है। और यह खारवेल कहाँ का राजा था? तो यह उड़ीसा की जो कलिंग है, तो कलिंग का यह राजा खारवेल था। और खारवेल के संदर्भ में हम बात करें तो इसके लिए, इसकी जानकारी के लिए एकमात्र जो स्रोत है वह हाथी गुफा अभिलेख है। और यह आपका कौन से धर्म से संबंधित था? जैन धर्म से। यह भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिए, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का यूज हुआ है। तो दोस्तों याद देखिए, यह चकला जो शब्द है यह किसके लिए था? जैसे हमारे यहाँ क्या है, सबसे छोटा क्या गांव होता, और गांव से बड़ा परगना, यह मुगल काल में इस प्रकार की चीजें चला करती थी। तो सबसे यहाँ छोटा हो गया प्रशासनिक इकाई गांव, गांव से गांव को मिला कर करके कई गांव मिला दिया गया, परगना बनाया गया। और परगना को मिला देने के बाद यानी और शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए परगना को मिलाया गया, और परगना का जो सम्मिलित रूप हुआ वही चकला कहलाया। अतः और जब चकला को मिला दीजिए तो पूरा आपका क्या सूबा बन जाता है। जैसे बिहार नहीं बोला जाता, देखा होगा आपने पेपर में, न्यूज़पेपर में, कि सूबे के मुख्यमंत्री ने यह किया, अर्थात राज्य हो गया वह परगना यानी चकला से भी बड़ा हो जाता है। तो गांव हो गया, और गांव से बड़ा आपका परगना, परगना से बड़ा आपका चकला, और चकला से बड़ा आपका सूबा। अतः सूबा एवं परगना के बीच की जो क्षेत्रीय इकाई थी, है ना, वह आपका क्या कहलाता था? चकला कहलाता था। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। तो इसमें क्या करना है कि कलानुक्रम के अकॉर्डिंग इसे व्यवस्थित करने हैं। चलिए, तो कौन कौन से यहाँ पे देखिए मुगल सब शासक हैं, और यदि इनकी आपको शासन काल पता हो कि कब से कब तक इन्होंने शासन किया है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मोहम्मद शाह की हम बात करें तो 1719 से लेकर करके 1719 से लेकर के 48 तक किया है ना। जहादर शाह की बात करें तो 1712 से 13 तक इन्होंने शासन किया हुआ है। आलमगीर की हम बात करें दोस्तों तो आलमगीर 1754, है ना, 1754 से 59 तक इन्होंने शासन किया, जबकि अहमद शाह 1748 से लेकर करके 54 तक किया है। इसका मतलब क्या है कि अहमद शाह के बाद आलमगीर आएंगे, और जहादर शाह के बाद मोहम्मद शाह आएगा। याद होगा नादिर शाह का आक्रमण हुआ था यही मोहम्मद शाह के शासनकाल में, और जहादर शाह को लंपट मूर्ख तो कहाँ ही जाता है। और अब देखिए इस जगह पे तो अहमद शाह के बाद आलमगीर शाह, जहादर शाह के बाद मोहम्मद शाह। इसका मतलब सबसे पहले जहादर यानी बी, उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा, उसके बाद हो जाएगा मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, अहमद शाह के बाद आलमगीर। यानी बी हो गया, ए हो गया, डी और सी,
यानी BADC, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 20 पे हम पहुंचते हैं, सॉरी 21 पे पहुंचते हैं। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत में यात्रा की थी? तो यहाँ पे फादर एथोनी मांसरेट, फ्रांसिस्को पल्सर्ट, निकोलो मुनक्की और फ्रंक कवायस बर्नियर। यह मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसका नाम भी पहले शायद ही सुना होगा। मुझे भी पर्सनल लेवल पे मैं बात करूँ तो यह नया क्वेश्चन लगा दोस्तों, है ना, और उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन हाँ यह क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि जहांगीर के शासनकाल में और कौन से अंग्रेज यात्री आए थे। ऐसे तो इसके आंसर की मैं बात करूं तो फादर एंथोनी मांसरेट आए थे, यह 1618 में, जो कि यह डच थे, है ना, डच व्यापारी थे। जबकि हम बात करें विलियम हॉकिंस 1608, याद रखिएगा यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1608 विलियम हॉकिंस, 1612 में पॉल कैनिंग व विलियम एडवर्ड, है ना, विलियम एडवर्ड आए थे। कब? 1612 में, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि 1615 में सर टॉमस रो। तो दो हमने बोला, 1608 में विलियम हॉकिंस और 1615 में सर टॉमस रो, यह जहांगीर के ही दरबार में आए थे और ये सभी के सभी व्यापारिक फरमान लेकर कर करके आया करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? तो देखिए केंद्रीय विधानसभा, अभी तो विधानसभा कहाँ होता, राज्य के स्तर पर होता है, लेकिन पहले विधान परिषद हुआ करती थी और विधानसभा हुआ करता था केंद्रीय स्तर पर। और इसके लिए सर्वप्रथम जो समर्थन किया था स्वराज के लिए, वह आपका कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। आगे जरा देखिए, तो कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय से आप परिचित होंगे, यह विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक के रूप में गिने जाते हैं और इन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है। और इन्होंने विठल स्वामी मंदिर की भी स्थापना की है। साथ ही यह अष्ट दिग्गज 8 प्रमुख कवि रखने के लिए कृष्णदेव राय जाने जाते हैं और उन्होंने नागलापुर नगर की स्थापना की थी। आगे जरा देखिए, तो निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी? तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसी के बाद है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, जबकि महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि क्या कर दी थी? त्याग दी थी। रॉलेट एक्ट क्या था? यह बिना क्या दलील, बिना वकील, बिना बहस का, है ना, इसमें लोगों को क्या कर दिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। जबकि साइमन कमीशन यह 1927 में गठित हुआ था, 1928 में यह आया था और इसी इसी के विरोध के कारण से लाला लाजपत राय पर क्या करी गई थी? लाठियों से प्रहार की गई थी, जिसके कारण से लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी, यही साइमन कमीशन के विरोध के कारण से। और क्रिप्स मिशन, यह आउटडेटेड चेक इसे कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो कि 1942 में यह क्रिप्स मिशन आया था। आगे देखिए यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है, यह बातें कही गई है। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध यह 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी रन क्षेत्र में ही मारा जाता है। और यहीं से एक क्वेश्चन बनाया जाता है कि कौन ऐसा मुगल काल में प्रथम शासक था जो कि रन क्षेत्र में ही मारा गया? तो यह इब्राहिम लोदी ही था। खानवा का युद्ध आपका 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। उसके बाद है जो हम बात करें दोस्त, तो उसके बाद है जो 1528 में आपका चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध आपका मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है, जिसमें मेदिनी राय की स्थिति तो काफी खराब कर दिया जाता है। उसके बाद 1529 में आपका घाघरा का युद्ध होता है, जिसमें अफगान और बाबर के बीच होता है, उसमें भी बाबर विजय होता है। और इसी के लिए तो आपने एक ट्रिक पढ़ा होगा, काफी प्रचलित ट्रिक है कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, उसके बाद घर घर आया, है ना। तो चांद देखा तो लगातार है 25, 26, 27, 28, उसके बाद ना 29,
यहाँ तो 30 दे दिया है जो कि गलत था, अतः सुमेलित चंदेरी का युद्ध 1528 याद रखेंगे। आगे देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, यह काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री का यह पार्ट है। त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो देखिए, यह त्रिपक्षीय संघर्ष यह कन्नौज को लेकर करके, कन्नौज आपको पता होगा यह उर्वर भूमि है और यह यूपी में भी पड़ता है, और इसे लेकर करके गुज्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के बीच काफी प्रतिद्वंद चला करते थे, जिसमें कभी पाल के कब्जे में, कभी प्रतिहार के कब्जे में, तो कभी राष्ट्रकूट के कब्जे में यह हुआ करता था। अंततः गुज्जर प्रतिहार इस क्षेत्र को अपने कब्जे में क्या कर लेता है, ले लेता है, जबकि चोल का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखेंगे, यानी कौन कौन, आप इन तीनों को याद रखिए, बाकी अगला जो भी ऑप्शन रहेगा छट जाएगा, है ना। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, यह त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित है। आगे जरा देखिए, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया? देखिए यहाँ शब्दावली पे ध्यान देना है दोस्तों। सुदर्शन झील का कहता है कि निर्माण करवाया तो चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन जीर्णोद्वार की बात करें तो यह रुद्रदामन, है ना। आपने लुसेंट में भी पढ़ा होगा कि रुद्रदामन ने इसका क्या करवाया था, जीर्णोद्वार करवाया था, जो कि जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की पता चलती है। आगे जरा देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? यानी सौंपा गया था इस पे जिन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि त्यागी थी, और वह हमारे बापू थे, कौन? महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए 28 तो हो ही गया, 29। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी के बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो इस जगह पे देखिए, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं मैं, निम्नलिखित में से किसने 1947 कांग्रेस कमेटी के बैठक द्वारा जो विभाजन का प्रस्ताव पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन का रूप लिया? यह कौन था? तो यह थे दोस्तों कौन? डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत। तो यह थे सैफुद्दीन किचलू। कौन थे? किचलू महोदय थे, और यह बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद यह है जो किसमें चले जाते हैं, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से यह जुड़ जाते हैं। यानी इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक आधार पे यह बट रहा है, जो कि कांग्रेस की यह सही नीति नहीं है ना। हिंदू मुस्लिम के आधार पे बंटने का यह क्षेत्र, मतलब भारत विभाजन का यहाँ पे आरोप लगाया जाता है। आगे जरा देखिए, साराबंदी आंदोलन। यह साराबंदी आंदोलन यह 1922 यह कर के संदर्भ में आंदोलन है दोस्तों। किसके संदर्भ में? कर के संदर्भ में, यानी किसान है जो कर न देने का निर्णय लेकर करके इस आंदोलन को करते हैं, और इसके नेतृत्व करता थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे जरा देखिए, लंदन में इंडिया हाउस, इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इंडिया हाउस के संस्थापक थे कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। यह 1905 से लेकर करके 10 तक लंदन में भारतीय जो राष्ट्रवादी विचार था, तो उनको प्रचारित और प्रसारित करने के लिए इंडिया हाउस का इन्होंने लंदन में गठन किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फैराजी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, नाम थोड़े से याद हमें नहीं रहते हैं इसमें, तो ध्यान रखेंगे। फैराजी आंदोलन का जो फैराजी आंदोलन है, इसकी शुरुआत है जो हाजी सरियातुल्लाह के द्वारा की गई थी 1818 में, और इसमें था कि मुस्लिम के शुद्धिकरण पे यह ध्यान देने की बात कही गई थी, और यह बांग्लादेश जो कि वर्तमान में है, जो कि पहले पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था, तो उस क्षेत्र में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो कि बाद में हिंसक आंदोलन के कारण से जाना जाता है। आगे जरा देखिए, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज का पताका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लहराया था, और इसी के तर्ज पे कांग्रेस का जो यह 1929 का अधिवेशन है, लाहौर का अधिवेशन था वह, और इसी के अधिवेशन का यह परिणाम था कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर हम
ने क्या स्वाधीनता दिवस भी मनाया था। आगे देखिए, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश की बात कही जा रही है, तो यूरोपीय आना प्रारंभ हो जाएगा आपका अकबर के ही काल से, है ना। जबकि सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पर होगा तो चित्रकारी चरमोत्कर्ष पर होगा किसमें, जहांगीर में। तो क्वेश्चन के शब्दावली पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। समाजवाद का का समर्थक कौन था, और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो यह कौन समाजवाद थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू यह थे। अतः ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर। आगे जरा देखिए, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको पता होगा कि उस समय लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, जो कि 1858 का जो आएगा क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होगा, ताज का शासन आएगा और भारत का गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर भारत का वायसराय बनाया जाता है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल यही लॉर्ड कैनिंग था और भारत का प्रथम वायसराय भी आपका यही था, लॉर्ड कैनिंग ही था। किताब उल हिंद, या इसी को हम बोलते हैं तहकीकात ए हिंद, और इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं अल बरूनी। कौन है, अल बरूनी, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट यह है, जो कि 1000 ईस्वी के आसपास में यह लिखी गई पुस्तक है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, एक तरफ मरुस्थल है और दूसरे तरफ देश के नाम है। अब देखिए, सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि यह सही है। टकला मकान है ना, चीन को अभी क्या है, तनाव किए हुए है भाई, तो इसको बस इसका मकान को तोप से उड़ा कर करके टकला कर देना चाहिए। इस प्रकार से आप रिलेट कर करके याद रख सकते हैं, है ना। कराकुम यह तुर्कमेनिस्तान में आपका है, जबकि गिब्सन यह ब्राजील नहीं, यह कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक और है, कौन सा, विक्टोरिया। हाँ, विक्टोरिया आपका ऑस्ट्रेलिया में है, तो गिब्सन याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में है, कराकुम तुर्कमेनिस्तान में, टकला मकान चीन में और सोनोरन अमेरिका में है। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। तो डेल्टा आपने पढ़ा होगा कि जो भी नदियां गिरती है, ऐसे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो बंगाल की खाड़ी में, तो वह डेल्टा बनाती है, और यदि यह अरब सागर में गिरती है तो नर्मदा और ताप्ती जो एस्चुअरीज बनाती है। तो देखिए, डेल्टा का भी विभिन्न आकार होता है, जिसमें हम बात करें ऐसे डेल्टा तो हम त्रिभुज ही जनरली समझते हैं। तो डेन्यूब और नील नदी है जो आपको क्या, डेल्टा त्रिभुज आकार की बनाती है, जबकि पंजे वाली जो आकार है वह मिसिसिपी की बनती है। किसकी, मिसिसिपी की यह बनती है, इस बात का ख्याल रखना है। आगे जरा देखिए, तो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा द्वितीय प्रदूषक है, सेकेंड पॉल्यूटेंट कौन सा है। तो देखिए, प्राथमिक प्रदूषक कहने का मतलब कोई चीज हम जलाए डायरेक्ट रूप से निकले, और द्वितीय में क्या है कि एक प्रदूषक तो पहले से निकला हुआ है और फिर निकला, उन दोनों के मिलने से जो बन जाएगा वह द्वितीय प्रदूषक होगा। और इसमें कौन है द्वितीय प्रदूषक के रूप में, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट निकलेगा, मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश, तो ये सभी के सभी क्या हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। जबकि स्मॉग, स्मॉग क्या होता है, यह फॉग, फॉग प्लस स्मोक, इस प्रकार से इसे लिख दें, स्मोक प्लस क्या, फॉग। तो इसका क्या ले लिया गया है, इसका क्या ले लिया गया, SMO, और इसका G ले लिया गया, इस प्रकार से। या फिर यह भी हम कर सकेंगे कि इसका SM ले लिया गया और इसका OG ले लिया गया, और इन दोनों के स्मॉग और फॉग जो कुआ होता है, इन दोनों को मिलने से स्मॉग का निर्माण होता है। इस टर्म का यूज 1920 के आसपास में किया गया था, मुझे थोड़ी बहुत इसके संदर्भ में याद आ रही है अभी। आगे जरा देखिए, दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे यह संबंधित है। तो कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन, हंगूल या कश्मीरी टैग। तो याद रखेंगे कि ऐसे यह सभी के लिए यह क्षेत्र है जो आपका क्या है, प्रसिद्ध है। लेकिन यानी जो दांची ग्राम अभ्यारण्य है, कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन, हंगूल या कश्मीरी स्टैग के लिए, सबके लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे हंगूल के लिए
दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है अंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए। आगे जरा देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम 2006 में शुरू किया गया नरेगा है, आपने सुना होगा, है ना, नरेगा है। और नरेगा को 2006 में आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, और उसके पहले महात्मा गांधी लगा दीजिए तो एम से हो गया, और नरेगा में एम जोड़ दीजिए तो मनरेगा, यह एम जोड़ा गया 2009 में। तो सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है यह क्या है? मनरेगा। और इसके तहत 100 दिनों का क्या दिया जाता है? रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंसिन रेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इसका यूज जो है आपको कूड़ा कचरा इत्यादि को जलाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? जलाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो आइंस्टाइन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव, किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको क्या 1922 ईस्वी में, कब, सॉरी 1921 ईस्वी में, 22 नहीं 1921 ईस्वी में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। आगे देखिए यहाँ पे क्या करने हैं, मिलाने हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देखते ही पता चल गया। यह अनुसंधान संस्थान लोगों को याद कम रहते हैं। चलिए, वन अनुसंधान आपका कहाँ है? उसके बाद है जो, तो वन अनुसंधान, तो वन आपका कहाँ? देहरादून, वन दुन न इस प्रकार से रिलेट करेंगे। अच्छा, भारतीय चारागाह, चारागाह जिसे घास झांस इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, यह झांसी हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, तो शुष्क मतलब सूखा हुआ, सूखा हुआ तो राजस्थान में होगा ना भाई, तो जोधपुर। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली। इस प्रकार हम बात करें तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका आंसर है, 3 4 1 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। आगे जरा देखिए, क्वेश्चन है कि लोहा एवं इस्पात कारखानों में निम्न में से कच्चे माल क्षेत्र के समीप कौन सा नहीं है? तो देखिए, जमशेदपुर आपका कहाँ? तो सॉरी झारखंड में पड़ेगा। राउरकेला, तो राउरकेला आपका उड़ीसा में पड़ेगा, और दुर्गापुर या पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। जबकि सेलम जो है तमिलनाडु में है। आपको पता भी होगा कि जमशेदपुर, राउरकेला और दुर्गापुर जिस क्षेत्र में पड़ते हैं उसमें काफ़ी खनिज हैं। तो ऐसी अवस्था में इसका आंसर जो होगा वह कौन सा समीप नहीं है? खनिज और कच्चे माल के नज़दीक में नहीं है, कौन सा? तो सेलम इसका याद रखेंगे, क्योंकि तमिलनाडु आप देखें ना काफ़ी दूर पड़ जाता है भाई इस जगह पे। सूची 1 को 2 से क्या करनी, इस जगह पे मिलाने, है ना। अब इस जगह पे क्या है कि जगह है और दूसरा तरफ नदी। तो देखिए यहाँ पे पेरिस आपको याद होगा, आपने याद किया होगा। तो पेरिस 3 नदी के किनारे, यहाँ पे सेन लिखा हुआ है, 3 नदी के किनारे यह बसा हुआ है। इसका मतलब डी का 3 होना चाहिए, यानी आंसर करना चाहे तो कूट वाला प्रश्न में आपका ए तो आंसर हो जाएगा। जबकि थोड़ी सी मीन्स इन चीज़ों को रिमाइंड करने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए, खार्तूम जो है आपका नील नदी के किनारे है। ब्राजा जो बेले है, ब्राजा जो बेले है यह जायरे नदी किनारे। और उसके बाद है जो रॉटरडम हम बात करें तो राइन नदी, और पेरिस जो है आपका सीन नदी किनारे से। आगे जरा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलें। तो भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो देखिए, वन संरक्षण अधिनियम आपका पारित किया गया था 1980 में, लेकिन यही कहे वन जीव संरक्षण तो 1972 याद रखिएगा। जीव कहे तो 1972, वन संरक्षण तो 1980। और यही कह दे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो यही वन जीव आ जाएगा वो अभी, तो 1 साल बाद यानी 1973 में आपका टाइगर प्रोजेक्ट आया था। यह काफ़ी बार पूछा जा चुका है बिहार के विभिन्न एग्जाम्स में। निम्नलिखित दर्रों में से कौन से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने के लिए आपका श्रीनगर से लेह जाता है कौन सा दर्रा? आपका जोजिला दर्रा जाता है। कौन सा? जोजिला दर्रा जाता है। जबकि सिक्किम और भूटान और आपका जो इधर तिब्बत है इसको जोड़ने का काम सिपकिल्ला दर्रा करता है। चुम्बी घाटी यह तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है। और बनिहाल की हम बात करें तो जम्मू को श्रीनगर से यह बनिहाल दर्रा क्या करता है? जोड़ता है। आगे जरा देखें, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करे जाने की योजना है? तो यह दोस्त होना है जोधपुर में, और जोधपुर पड़ता कहाँ है?
राजस्थान में, अतः ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम एवं सबसे गहरी झील है? तो विश्व की प्राचीनतम एवं सबसे गहरी झील है, यदि आपके पास वर्ल्ड मैप है तो रूस को देखिए, और रूस में आपको मंगोलिया के ठीक ऊपर आपको नजर आएगा, है ना, कौन सा? बैकाल झील। कौन सी झील? बैकाल झील, जो कि प्राचीनतम एवं सबसे गहरी झील है। आगे की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो इस जगह पे देखिए, यहाँ पे गर्म जल के स्रोत दिए गए हैं और इसकी अवश्य स्थिति दी गई है। तो इसके संदर्भ में हम बात करें दोस्तों, तो क्या है? मणिकरण। मणिकरण यह है जो आपका हिमाचल प्रदेश में। ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी के संदर्भ में बात करें तो यह जम्मू कश्मीर नहीं, यह जो है आपका बंगाल की खाड़ी स्थित अंडमान एवं निकोबार में यह आपका क्या है? जल स्रोत है। जबकि अनहोनी आपका मध्य प्रदेश में और तप्त पानी यह उड़ीसा में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? तो सदाबहार वन यानी जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी और सबसे ज़्यादा बारिश होती है कहाँ? तो भारत के तटीय जो पश्चिमी जो हिस्से हैं, केरल वाले क्षेत्र, यानी पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं, वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। यानी वहाँ पे काफ़ी 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। कौन है? माउंट कोटोपैक्सी, जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है, इक्वाडोर में। जबकि माउंट किलिमंजारो, याद रखेंगे, यह साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका में है। और यहाँ पे बात करें किलिमंजारो के संदर्भ में तो यह इक्वाडोर में है। कहाँ? सॉरी, तंजानिया में है। माउंट किलिमंजारो इक्वाडोर नहीं, आपका तंजानिया में है, वो तो कोटोपैक्सी है आपका इक्वाडोर में। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दोनों पाए जाते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो यूरेशिया कहने का मतलब यूरोप और एशिया। तो यूरोप और एशिया में पाए जाने वाले आपके कौन है? स्टेपीज हैं, स्टेपीज हैं। जबकि देखिए, यदि आपके पास वर्ल्ड मैप है तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया कहाँ? डाउन में पड़ता है भाई, है ना, नीचे में पड़ता है। तो उसी से याद रखें कि डाउन कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। प्रेयरीज, प्रेयरी तो उत्तरी, है ना, उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र यानी अमेरिका में पाए जाते हैं आपके प्रेयरीज, है ना। जबकि बेल्ट जो है आपका अफ्रीका में यह पाया जाने वाला है। राम सेतु, जिसे आदम का ब्रिज भी कहा जाता है, यह कहाँ से शुरू होता है? तो ये आपको पता भी होगा दोस्त, यह कहाँ से? धनुष कोडी से शुरू होता है, धनुष कोडी से शुरू होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 57 की ओर हम बढ़ते हैं, और 57 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी, जिसे हम डेड वैली के नाम से जानते हैं, वह किसका उदाहरण है? तो यह दोस्त याद रखेंगे, यह एक रिफ्ट वैली है। रिफ्ट कहने का मतलब इस प्रकार की जो वैली होती है, इसी को हम, जो गर्त टाइप का होता है, उसी को हम रिफ्ट वैली कहते हैं। आगे जरा देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो उसमें आप देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सभी प्रकार की बातें इसमें हैं। समाजवादी बातें हैं, अनुच्छेद 40 देखिए, गांधीवादी विचार है, उदार जिसमें वन जीवों का संरक्षण करना है, पशु बलि इत्यादि की निंदा की भी इसमें बात करी गई है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ समाजवादी, गांधीवादी, उदार, बौद्धिकतावादी, इन सभी का बोलबाला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट देखिए, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का कर कर करके उपवास किया है? तो यह कहने वाला आपका कौन था दोस्त? तो यह है आपका लॉर्ड डफरीन। कौन था? डफरीन। आगे देखिए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन आपको पता भी होगा कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं सरकारी आयोग। देखिए, पॉलिटी का हमने 25 क्वेश्चन का सीरीज डाला था, उसको आपने यदि देखा होगा तो आपको यह पता होगा। सरकारी आयोग यह है जो केंद्र राज्य संबंध को बेहतर करने के लिए इस आयोग की क्या की गई थी? गठन की गई थी 1983 में, और अपना रिपोर्ट दिया था आपका 1987 में। एक आयोग और भी इसके संदर्भ में गठन हुआ था 2007 में, पुंछी आयोग,
और अपना रिपोर्ट 2010 में दिया था। तो याद रखेंगे कि सरकारी आयोग एवं पूंजी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। आगे जरा देखिए, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका वह प्रयोग करेगा। तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 100 यदि टाई हो जाए दोनों तरफ से तो ऐसी अवस्था में निर्णायक मत है जो लोकसभा अध्यक्ष दे सकता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदम हेतु परामर्श देता है। तो अनुच्छेद आपने 40 आपने पढ़ा होगा, ग्राम स्वराज से संबंधित यानी ग्राम पंचायत की गठन की बात करता है आपका अनुच्छेद 40। जबकि समान नागरिक संहिता अनुच्छेद आपका 44 में होगा। नगर पालिका के संदर्भ में ऐसे तो आपका अनुच्छेद 243 में चला जाएगा। और कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी तो यह आर्टिकल 43 में आपका आ ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो याद रखेंगे दोस्त कि भारतीय संसद के जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं वह विपक्षी दल के नेता होते हैं। जैसे अभी कौन है, तो पक्ष में है आपका बीजेपी और अपोजिशन में है कांग्रेस। तो अभी लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वह कांग्रेस के विपक्षी दल का नेता होगा, जो कि अभी शायद कौन है, तो ग्रीस बपाट तो खैर प्राकलन के हो गए, अभी सॉरी नाम याद नहीं आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उन्हें क्या किया जाता है, मनोनीत किया। हाँ, अधीर रंजन चौधरी है। कौन है? अधीर रंजन चौधरी अभी मीन्स बने थे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। आगे जरा देखिए, निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? तो मूलभूत ढांचे की अवधारणा यहाँ पे केशवानंद भारती बाद। कौन सी बाद में है? मूलभूत ढांचा जब भी कहे केशवानंद भारती बाद, अतः इसमें तो कोई है ही नहीं, यानी आंसर तो इसका डी हो जाएगा। और बहुत ही दुख की बात है कि आज आपका जिस दिन वीडियो यह बन रहा है यानी 6 सितंबर है ना, 6 सितंबर 2020, इस दिन केशवानंद भारती जी की मृत्यु भी हो गई है दोस्त। तो यहाँ पे मूल ढांचे के संदर्भ में और ये से संबंधित है कि किसी प्रकार का संविधान संशोधन किया जाए, लेकिन जो संविधान का जो मूल उद्देश्य है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह बात केशवानंद भारती बाद में कही गई थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आगे जरा देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपको पता होगा आर्टिकल 74 का ये 74 का 1 में यह कहा गया है, क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की को इजाजत मिलती है? यह आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, आर्टिकल 169 169। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? तो संविधान का आत्मा आपको पता होगा आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इस बात को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भी कहा गया था। और क्यों कहा जाता है भारतीय संविधान का आत्मा? क्योंकि इसके तहत मूल अधिकारों की रक्षा होती है और साथ ही इसके तहत आपका अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट क्या 5 रीट जारी करता है। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण में बोल रहा है, ये रीट आप याद रखेंगे दोस्त। मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद नहीं होगा। कितने लोगों को यह याद है रीट? आप हमें कमेंट में लिख कर करके बताएंगे कि हाँ पहले से हमें याद था। नहीं तो आप लूसेंट उठाइए, 5 रीट को अच्छे से आप पढ़िए और याद कीजिए। उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध है ना, उत्प्रेषण और अधिकारपेक्षा, यह सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह देगा किसी के संदर्भ में व्याख्या तो आप गड़बड़ा जाएंगे उस जगह पे। इसलिए आपकी तैयारी एकदम से अब अंतिम चरण की होनी चाहिए। आगे देखिए, तो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो इसे है जो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है दोस्तों, सीएजी को। और यह हटाएगा कौन? तो संसद हटाएगा। संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर इसे है जो हटाया जाता है, भले नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आपको पता होगा इनके संदर्भ में आर्टिकल है 148 से लेकर करके 151 भाग 5 का ही यह पार्ट है। और चलिए, एक आप कमेंट बॉक्स में अभी नए बने हैं सीएजी और एक बने हैं सीजीए है सोमाराय वर्मन। तो सीएजी कौन है?
यह आपको कमेंट में बतलाना है। आगे जरा देखिए, प्रथम स्पीकर के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? यह थे जीवी मालगांवकर। कौन थे? तो यानी बी आर झाखड़ तो होगा नहीं भाई, यानी जीवी मालगांवकर। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्त। आगे देखिए, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है, जो कि अनुसूची 7 में है ही, है ना। कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? देखिए, अनुच्छेद 4-5 यह तो होगा नहीं, है ना। यह संग्रह क्षेत्र को बतलाता है, यह है जो नागरिकता के संदर्भ में। 56-57 आपको पता भी होगा, राष्ट्रपति संबंधित है। 41-42 की बात करें तो 124 से लेकर के 147 तक तो आपका सुप्रीम कोर्ट ही है। इसका मतलब यह तीनों तो नहीं होगा, आंसर तो यही होगा, है ना। और याद रखिएगा कि केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में हम बात करें तो केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में बात करें तो यह भाग 11 अनुच्छेद 245 से लेकर करके 263 तक इस बात की चर्चा करी गई है, उसमें ही आएगा आपका 245। आगे जरा देखिए, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत है। तो देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का जो हमारे यहाँ गठन किया जाता है आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या होगा? यह संविधान में इस बात की चर्चा है, अतः यह एक संवैधानिक प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश जो है अपने पद से त्याग पत्र आपको राष्ट्रपति महोदय जी को सौंपता है। आगे जरा देखिए, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 74। आगे देखिए, 74 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुसूचित जाति के लिए यह क्वेश्चन बीपीएससी शायद 64वीं में पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे अनुच्छेद कितना है? 330। और यही कहते यहाँ लोकसभा कहा गया, यही विधानसभा कहता तो अनुच्छेद 332 में आपका एससी के लिए आरक्षण की बात कही गई है। जबकि यहाँ पे 331 जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था 2 राष्ट्रपति के द्वारा, और यहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में। और इस दोनों को 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया कि अब 2 जो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे अब नहीं चुने जाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं, है ना। भारतीय को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। तो ध्यान रखिएगा, केवल भारतीय को आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 जो आरक्षण मिलता है, 15, 16, 19 जो वाक की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता एवं 6 अन्य प्रकार की यहाँ स्वतंत्रताएं हैं जो हो गई, और धार्मिक स्वतंत्रता इत्यादि, और 19, 29 और 30 वाली बातें हो जाती है। चलिए, तो 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, यह केवल भारतीयों के लिए है। इसी के हिसाब से बात कीजिए, तो गैर नागरिकों को कौन नहीं है? तो जो भाषण है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीयों के लिए, गैर के लिए नहीं, तो यह हो जाएगा। कानून के समय समता यह सबके लिए है। अल्पसंख्यकों का अधिकार जो 29-30 देखा, इसका मतलब 1-3 तो होगा ही। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण यह तो सबके लिए हो जाएगा, यानी कहने का मतलब एक और कौन हो जाएगा दोस्त? 3 हो जाएगा, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। अशोक मेहता समिति आपने पढ़ा होगा, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, तो ये सब पंचायती राज से संबंधित हैं। और अशोक मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज में, यानी द्विस्तरीय सरकार की स्थापना करने से यह संबंधित है। लेकिन हमारे यहाँ चलता है मुख्यतः बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश। आगे देखिए, किस संशोधन में समाजवादी, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लोग गलती किया करते हैं। किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो केशवानंद भारतीवाद अभी हमने चर्चा किया था, इसी के तहत क्या किया गया था? यही पहली बार कहा कि आपका प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। और क्या किया गया था? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय अखंडता शब्द है जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की? परम गरीबी कहने का मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात कही जा रही है। कौन सी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात कही जा रही है। इसे हम
किसे हम परम गरीबी कहते हैं, जो स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ आवास जिसे ना मिले, है ना, तो उस गरीबी को हम क्या बोलेंगे, परम गरीबी कहेंगे। और यह परिभाषा दिया गया था 1995 में यूएन के द्वारा। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपकरण है, यानी यहाँ पे पार्टनरशिप में चलता है। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका, तो इसमें एनटीपीसी है दोस्त। एनटीपीसी हिंदी में खोजना थोड़ी सी भार भी पड़ती है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एनटीपीसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 80 देखते हैं। तो निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह सिडबी। तो सिडबी क्या है, औद्योगिक वित्त से संबंधित है, और इसकी स्थापना सिडबी की हुई थी 1990 में, जो कि सही है। अच्छा, भारत निर्माण, यह भी आपका सामाजिक सुरक्षा एवं उपाय से संबंधित है, जो कि यह भी सही है। नाबार्ड, जिसकी स्थापना 1982 में करी गई थी, और ग्रामीण साख को बढ़ावा देना, यह भी सही है। ग्रामीण रोजगार, तो यहाँ पे क्या है, एस जे है ना, एस SJSRY। एस का मतलब हो गया स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जैसे जयंती, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है। इसका मतलब क्या है कि यह ग्रामीण रोजगार तो होगा नहीं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो यह ग्रामीण रोजगार नहीं, शहरी रोजगार से यह संबंधित है। चलिए तो देखिए, अब आगे है जो मैथ्स आ गया है। तो मैथ है जो मोबाइल वाली स्क्रीन पे सोल्व कर पाना, यह तो डिफिकल्ट है। यदि किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत होती है, मैथ यदि आप सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो फिर मैं अगली वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं मैथ भी बनाऊं। लेकिन जो लोग बनाते हैं, जिनसे बनता है, उनके लिए मैं आप आंसर इस जगह पे दे दे रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको पीडीएफ जो आपने डाउनलोड किया टेलीग्राम से, तो उसमें तो यह है ही। तो इस प्रकार से हमारा यह मीन्स जीएस पोर्शन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। और मैथ्स वाले के लिए हम थोड़ी सी कुछ अन्य विकल्प का यूज करेंगे, यदि आप लोग कहेंगे तो। और नहीं तो बाकी इन 80 जीएस वाले ही क्वेश्चन का डिस्कशन हो तो यह भी बेहतर ही होगा। तो चलिए दोस्त, मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। और यह काफ़ी मीन्स रात भी हो चुकी है, आज मैं थक भी चुका हूँ, तो आवाज़ से भी आपको थोड़ा पता लग भी रहा होगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझते हुए एडजस्ट कीजिएगा। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा, तो और आपकी जो प्रोत्साहन हमें मिलेगी, तो मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो जितना हो सके वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जितना आप प्रोत्साहित करेंगे, मैं एनर्जी के साथ आपको वीडियो दे पाऊँगा और बेहतर डिस्कशन देने का आगे प्रयास भी करूँगा। तो यदि आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अब तो कर लीजिए, और दोस्तों के बीच फैला भी दीजिए इस वीडियो को। और साथ ही जो अन्य एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी 66 हो, या फिर आपका बिहार एसआई का पीटी हो, या बिहार एसएससी का मेंस हो, इन सब के लिए ही उपयोगी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हाँ उसमें कोई स्पेशल क्वेश्चन आएगा, यही रहेगा बस। लोगों के दिमाग में क्या होता है ना, कि क्वेश्चन जो भी आता है, यहाँ पे केवल मॉडल ऊपर में रैपर पे खाली एसआई केवल छप गया, तो नहीं, केवल यह एसआई के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, क्वेश्चन का इसका लेवल ठीक ठाक है, जिस प्रकार का होना चाहिए, यही कारण से इसे हमने चुना। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।